नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं शिवानंद पाराशर जीआईएस की तरफ से आपका स्वागत करता हूं और इस प्रोग्राम के लिए हम आशीर्वाद लेते हैं गुरुजी श्री नए पद्म सागर जी महाराज एवं गुरनी श्री मैनासी जी साहिब। साथ ही में मैं धन्यवाद करना चाहता हूं दिल्ली से श्री संजय जी संकलेचा जी का और गुजरात से श्री मेहुल जी रूपानी जी का। तो बच्चों, हिस्ट्री में हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने पढ़ा था कि कौन कौन से यूरोपियंस इंडिया में आए थे। उसके बाद हमने देखा कि ब्रिटिशर्स जो थे वो किस तरीके से उन्होंने बैटल ऑफ प्लासी जीता, उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर जीता, जिससे उनका बंगाल की इनको दीवानी मिल गई। आपको समझ में आया होगा, मुझे आशा है पूरी तरह से अच्छे समझ में आया होगा। अभी हम देखेंगे कि ब्रिटिशर्स को एक दूसरी यूरोपियन पावर जिसने सबसे ज्यादा टक्कर दी वो थी फ्रेंच। तो फ्रेंच के साथ उन्होंने कैसे वॉर्स जीते, और जैसे कि मैं आपको पहले भी बताया हूं कि यूरोपियन जो कंपनीज थी वो पहले ट्रेड करने के लिए आई। ट्रेड करने के लिए वो अपने प्रोटेक्शन के लिए आर्मीज रखना स्टार्ट किया, और आर्मीज के बाद वो क्या करते थे, जो राजा हैं हिंदुस्तान के, जो लोकल रूलर्स हैं, उनके इंटरनल जो डिस्प्यूट्स हैं उसमें इंटरफियर करते थे। तो वो हम इस वीडियो में आज अच्छे से पढ़ेंगे किस तरीके से एक तरफ ब्रिटेन और दूसरी तरफ फ्रेंच, इनकी आर्मीज ने, इनकी जो कंपनीज थी, उनके पास जो आर्मी थी, उन्होंने किस तरीके से इंडिया के रूलर्स के एक साइड दूसरी साइड से एक प्रॉक्सी वॉर लड़े। प्रॉक्सी बोलते हैं कि सीधा वॉर नहीं लड़ रहे हैं आपस में, लेकिन किसी दूसरे के वॉर में सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि पहला वॉर उन्होंने डायरेक्ट भी लड़ा था। ठीक है, तो पहला हम वॉर देखते हैं, फर्स्ट कर्नेटिक वॉर। पहले तो ये देखते हैं कि कहां पे हो रहा है, कर्नेटिक कौन सा रीजन है, ये हम पहले तो देखेंगे। तो आप ये इस फिगर में देख सकते हो, ये साउथ इंडिया का ये जो ग्रीन वाला जो आपको दिख रहा है, ये कर्नेटिक रीजन इसको बोला जाता है। ये तमिलनाडु का हो जाएगा, ये पार्ट थोड़ा सा आंध्र, जो अभी का आंध्र प्रदेश है उसका हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा कर्नेटिक रीजन था। अभी ये कर्नेटिक जो रीजन था, इसको पहले तो ये देखो किस समय हो रहा है। ये 1746 से 1748 के बीच में ये वॉर हुआ। ठीक है, ये बैटल ऑफ प्लासी से पहले की बात हम कर रहे हैं। इस समय कौन रूल कर रहा था? इस समय सेंटर में दिल्ली में सल्तनत थी मुगल्स की, लेकिन मुगल काफी वीक हो चुके थे। तो यहां जो लोकल मुगल के सल्तनत के नीचे जो रूल कर रहा था निजाम, ये पूरे इस एरिया में निजाम यहां पर रूल कर रहा था। ठीक है, इस निजाम के अंडर ही कर्नेटिक रीजन में एक नवाब रूल कर रहा था, जो कि हम आगे देखेंगे क्या नाम थे क्या नाम नहीं थे, वो हम आगे देखेंगे। तो इस निजाम के अंडर ये कर्नेटिक था, जो कि काफी हद तक इंडिपेंडेंट हो चुका था दिल्ली सल्तनत के। दिल्ली में जो मुगल्स थे उनसे काफी हद तक इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे। काफी वीक हो चुकी थी सेंट्रल अथॉरिटी दिल्ली में मुगल्स की, जो कि हम मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ते हैं अच्छे से उनके बारे में। यहां हमें बस इतना पता होना चाहिए कि रीजन कौन सा, जिससे हम आइडिया लगे, जो वर्ड्स आएंगे, जो प्लेसेस के नाम आएंगे आगे, तो उनके बारे में हमें अच्छे से पता चल सके। तो जैसे मद्रास है, मद्रास आएगा, मद्रास में ब्रिटेन की फैक्ट्री थी और फोर्ट भी था। इस कर्नेटिक का जो मेन जो कैपिटल थी वो थी यहाँ आरकोट, यहाँ नवाब था। मद्रास में ब्रिटेन थे, यहाँ पौंडीचेरी, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया पहली वाली वीडियो में, यहाँ फ्रेंच ने अपने ट्रेडिंग पोस्ट बनाए थे, फिर फोर्ट बनाए थे। ठीक है, ये पूरा कर्नेटिक रीजन है। ये मैसूर है, जो कि हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, मैसूर। और यहां पे मराठास रूल कर रहे थे, मराठास यहां पे रूल कर रहे थे, ये निजाम। और ये कि नॉर्दर्न सरकारी वाला रीजन था। ठीक है, तो ये वॉर आखिर किसी वजह से होगा, कोई कारण होगा। जैसा मैं पहले बताता हूं कि आपको रटना नहीं है, आपको सोचना है कि कोई कारण क्या होगा। ठीक है, तो इसमें कारण हिंदुस्तान से नहीं था, कारण था कि ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में यूरोप में भी लड़ाई चल रही थी। यूरोप में भी, अमेरिका में भी इनके आपस में फाइट थी कि कौन अपनी कॉलोनीज वहां पे बनाएगा नॉर्थ अमेरिका में। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, कोलंबस पहले कहां पहुंचा था? सेंट्रल अमेरिका में। वहां से फिर नॉर्थ अमेरिका में ये लोग अपने आप को बसाने लग गए थे, बाकी लोगों को पता चलने लग गया था। ब्रिटेन और फ्रांस मेनली नॉर्थ अमेरिका में थे।
इनके बीच में आपस में वॉर होते रहते थे। ऐसे ही यूरोप में भी इनके बीच में ये बड़ी पावर्स थी, जो छोटे छोटे रूलर्स थे, अगर उनके बीच में कुछ हो रहा है तो ये एक दूसरे का साइड लेके अपने लोगों को वहां पर राजा बनाना चाहेंगे। जैसे कैसे अभी है कि सेंटर में अगर कोई एक पार्टी की, देश की बात कर रहा हूं मैं, भारत देश में अगर सेंटर में जैसे अभी मोदी जी की सरकार है, अगर किसी पार्टी की सरकार है तो वो कोशिश करेगा कि राज्य में भी सरकार जो हो वो उन्हीं की पार्टी की हो, और साथ में जो आस पड़ोस के देश हैं जैसे बांग्लादेश है, नेपाल है, उनके वहां पे भी जो रूल करे वो ऐसा रूल करे जो हमारे देश के सपोर्ट, हमारे देश के साथ अच्छे संबंध बन सके। उसी तरह से ये जो बड़े पावर्स होते थे, यूरोप के जो बड़े पावर्स थे, वो चाहेंगे कि छोटे छोटे जो देश हैं वहां पे, जो छोटे छोटे राज्य हैं, उनमें जो राजा बने वो उनके सपोर्ट का राजा बने। तो ऐसे ही वहां पे ऑस्ट्रिया एक कंट्री है, उसके सक्सेशन का वॉर इनके आपस बीच में तनातनी चल रही थी, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में, ठीक है। लेकिन यहां पे भी क्या हुआ कि इंग्लिश जो नेवी थी उसने फ्रेंच के शिप्स को पकड़ लिया, जब्त कर लिया। इसकी वजह से फ्रेंच ने मद्रास को सीज कर लिया, मद्रास पे आक्रमण किया, जो हमने देखा इस वीडियो में। मद्रास को, यहां मद्रास पे जो थी इसको कैप्चर कर लिया। मद्रास को कब कैप्चर किया? 1746 में। तो उसकी वजह से वॉर दोनों के बीच में स्टार्ट हो गया, इंग्लिश आर्मी और फ्रेंच आर्मी। बहुत बड़ी आर्मी नहीं थी, छोटी छोटी आर्मी रहती थी, इनके बीच में वॉर स्टार्ट हो गया। तो मद्रास अभी किसके? फ्रेंच के अंडर में। लेकिन हुआ क्या कि जो कर्नाटक का जो नवाब था, जो कर्नाटक को रूल नवाब कर रहा है, ये कंपनीज हैं, इनकी कुछ कुछ अपनी आर्मीज हैं ट्रेड को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये रूल नहीं कर रही है यहाँ पे अभी, ठीक है। तो नवाब ने मना किया कि आप वॉर मत लड़िए इन दोनों को। नवाब कौन था? नवाब का नाम था मोहम्मद अनवरुद्दीन। इस नवाब को बनाया था निजाम ने, उसका आदमी था ये। नवाब ने मना किया कि आप ऐसे वॉर मत लड़ो, लेकिन जो फ्रेंच का जो गवर्नर था ड्यूप्लिक्स ने बोला कि मद्रास हम आपको दे देंगे, मतलब गवर्नर के अंडर आ जाएगा मद्रास, ये बोला। और उसने वॉर के लिए उस पर आक्रमण कर दिया ब्रिटेन के ऊपर और मद्रास कैप्चर कर लिया। लेकिन हुआ क्या, जब मद्रास ड्यूप्लिक्स के अंडर आया तो उसने मद्रास नवाब को देने से मना कर दिया, बोला मैं नहीं दूंगा। तो नवाब गुस्सा हो गया, उसने कहा कि मेरे इलाके में मुझे ही तुम मना कर रहे हो। उसने बहुत बड़ी आर्मी भेजी, 10,000 लोगों की आर्मी भेजी। अब यहां पे ये चीज देखो, उसने 10,000 लोगों की आर्मी भेजी, लेकिन फ्रेंच के पास सिर्फ 300 लोग थे, कुछ और 300 तो फ्रेंच मैन थे, कुछ और लोग थे जो इंडियंस को ये हायर करते थे। जैसे मैंने बताया कि इंडियंस को हायर करते थे, यहां पे आके उनको सैलरी दे देते अच्छे से, उनको ट्रेन करते थे अच्छे से। तो इसकी वजह से इनकी आर्मी स्ट्रॉन्ग आर्मी थी, नंबर्स में कम थी, लेकिन स्ट्रेटजी अच्छी थी, अच्छी ट्रेनिंग दे रखी थी। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि ब्रिटेन जो था वो क्यों जीता, लोकल रूलर्स थे जो क्यों हार गए, ये अच्छी स्ट्रेटजी यूज करते थे। तो उसकी वजह से इन्होंने, फ्रेंच ने अनवरुद्दीन की 10,000 बड़ी आर्मी को भी हरा दिया। वो एक्चुअली भाग गए, ऐसा नहीं कि 10,000 लोगों को मतलब सबको मार दिया, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन इस तरीके से उन्होंने वॉर को लड़ा के कुछ लोगों को मार दिया तो बाकी लोग डर गए और वो लोग भाग गए। तो ये बीच में वॉर हुआ। अभी वॉर तो फर्स्ट कर्नाटक वॉर किसके बीच में है? ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में है, लेकिन बीच में फ्रेंच को किसके साथ वॉर लड़ना पड़ रहा है? नवाब के साथ वॉर लड़ना पड़ रहा है, ठीक है। तो फिर इन दोनों के बीच में भी वॉर चलता रहा, उसको तो हरा दिया नवाब को, उसके बाद में इन दोनों के बीच में वॉर चलता रहा, जो कि खत्म हुआ 1748 में ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपल। जो कि ट्रीटी कहां पे हो रही है? यूरोप में। जो ऑस्ट्रियन, जो हमने पढ़ा ना, ऑस्ट्रियन जो वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा है, उसको जब खत्म हुआ, जिसको इस फोटो में आप देख सकते हो, ये वही ट्रीटी हो रही है, एक्स-ला-चैपल ट्रीटी जो बोल रहे हैं, ये एक फ्रेंच नेम है। तो इस ट्रीटी से वॉर यूरोप में खत्म हुआ, इसी ट्रीटी से वॉर इंडिया में खत्म हुआ। और उसकी वजह से फिर क्या डिसाइड हुआ कि जो मद्रास होगा वो वापस फ्रेंच को वापस देना पड़ेगा, इंग्लिश को,
फ्रेंच ने वापस कर दिया अंग्रेजों को, लेकिन फ्रेंच को नॉर्थ अमेरिका की टेरिटरी कुछ मिल गई, जो कि हमने बताया मैंने आपको कि नॉर्थ अमेरिका में भी, जिसको हम अभी यूएसए बोलते हैं, यूएसए और कनाडा, नॉर्थ अमेरिका, वहां पे भी इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही थी। तो वहां की जो टेरिटरी थी वो फ्रेंच को मिल गई और यहां पे मद्रास था वो वापस कर दिया। अब इसका मीनिंग क्या है, हमारे लिए क्या मीनिंग है, हमारे एग्जाम के लिए क्या मीनिंग है? एग्जाम के लिए एक तो ये हमें पता चल रहा है कि कैसे वो लोगों ने, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में ये वॉर हुआ, जिसमें पहले फ्रेंच, एक तरीके से फ्रांस की जीत हुई इसमें, क्योंकि मद्रास को कैप्चर किया था। लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो पता चल रही है कि एक छोटी सी आर्मी ने, एक छोटी सी फ्रेंच आर्मी ने इतने बड़े नवाब की इतनी बड़ी सेना को हरा दिया। इससे पता चलता है कैसे आगे बाद में ब्रिटेन इजीली हमारे ऊपर कैप्चर कर सका। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट इसमें इस वॉर का सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एक साल बाद ही एक दूसरा वॉर स्टार्ट हो जाता है, सेकंड कैनेटिक वॉर जिसको बोलते हैं। अब ये वॉर लेकिन सीधा नहीं है, ये प्रॉक्सी वॉर है। प्रॉक्सी वॉर क्या होता है कि ब्रिटेन और फ्रांस किसी और लोगों के बीच में जो वॉर हो रहा है उनकी एक साइड हो जाएंगे। तो वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट हुआ इंडिया में हैदराबाद में। हैदराबाद का जो निजाम था, तो वॉर पहले क्या होता था कि कोई राजा मरा या निजाम जो था, गवर्नर था वहां का, वो मरा, तो उसके बाद कौन रूल करेगा, उसमें आपस में लड़ाई होती थी, लड़के चाचा में या भाइयों में, ऐसे होता था। तो निजामुल मुल्क था, निजामुल मुल्क नाम था उसका, 1748 में उसकी डेथ हो गई। उसके बाद से उसने अपने ग्रैंडसन मुजफ्फर जंग को अपना उत्तराधिकारी बनाया। उसने बोला कि मेरा जो ग्रैंडसन है मुजफ्फर जंग वो बनेगा। लेकिन इसको अपोज किया उसके चाचा निजामुल मुल्क का दूसरा बेटा था नासिर जंग, मुजफ्फर जंग का अंकल नासिर जंग। ठीक है, तो यहां पे हमको नाम ऐसा नहीं है, मतलब आप जब इसको थोड़ा सा ढंग से एक बार दो बार देखोगे वीडियो तो नाम याद हो जाएंगे, बट ये हमें पता होना चाहिए अच्छे से कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे मुजफ्फर जंग और नासिर जंग, ये दो अलग अलग फैक्शन हो गए, इन दोनों के बीच में लड़ाई है कौन निजाम बनेगा। लेकिन नासिर जंग ने अपनी चालाकी से हैदराबाद को अपने अंडर कर लिया और मुजफ्फर जंग फिर इसको हटाने के लिए क्या करेगा, वो अपने एलाइज ढूंढेगा, बाहर जाएगा, कोई और मिल जाए जिसके सहायता से वो इसको हटा सके, ऐसे होता था। तो इस स्ट्रगल में ब्रिटिश सपोर्ट करेंगे किसको, नासिर जंग को, जो वहां पे पहले से निजाम बन गया है, नया निजाम बन गया है। और मुजफ्फर जंग को सपोर्ट करेगा कौन, फ्रेंच सपोर्ट करेगा। आगे हम वॉर के बारे में और देखेंगे। ठीक है, इस फोटो में जो दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि फ्रेंच के पास ये जा रहा है मुजफ्फर जंग, ये दिख रहा है इस फोटो में। ठीक है, अभी जो अनवरुद्दीन था जिसकी सेना अभी हारी थी फर्स्ट वॉर में, है ना, अनवरुद्दीन जो था वो निजाम का आदमी था, जैसे मैंने बताया आपको। तो उसको डर लगने लगा कि अब मेरा जो प्रोटेक्टर है, निजाम का हाथ था उसके ऊपर, उसकी डेथ होने के बाद उसको भी शायद उसको भी विरोध करने के लिए कोई खड़ा हो सकता है, और ऐसा ही हुआ। अनवरुद्दीन से पहले जो एक नवाब था कर्नाटक रीजन में, कौन है, नवाब, वो उस नवाब के जो सन इन लॉ था चंदा साहिब, उसने विरोध करना चालू कर दिया। तो नवाब पहले कौन था, दोस्त अली का सन इन लॉ था चंदा साहिब, उसने विरोध करना चालू कर दिया। और चंदा साहिब और कौन मिल जाएंगे, मुजफ्फर जंग, उनको कौन सपोर्ट करेगा, फ्रेंच। मुजफ्फर जंग ढूंढ रहा था कोई मिल जाए उसको साथी, कोई एलाई मिल जाए जिससे कि वो वॉर लड़ सके नासिर जंग के खिलाफ। नासिर जंग वहां पर निजाम बन चुका है, तो मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब मिल जाएंगे, क्योंकि इनको हटाना है जो पहले से रूल कर रहे हैं। कहां, हैदराबाद में और कर्नाटक में, आरकोट में। ठीक है, तो एक तरफ इंग्लिश सपोर्ट करेंगे किसको, जो पहले से है, नासिर जंग और अनवरुद्दीन। ठीक है, और फ्रेंच सपोर्ट करेंगे चंदा साहिब एंड मुजफ्फर जंग को। राइट, अभी वॉर स्टार्ट होता है 1749 में। वॉर में क्या होता है कि जो अनवरुद्दीन है वो स्टार्टिंग के वॉर, जो पहला बैटल होता है, बैटल ऑफ अंबोर। इस वॉर में कई सारे बैटल्स होंगे, बैटल होते हैं छोटे छोटे बैटल्स, पूरे जो कई सारे बैटल्स को मिला के हम बोलते हैं वॉर, ऐसे होता है। ठीक है, तो बैटल ऑफ अंबर में ही पहले
अनवरुद्दीन मर गया और हार गया। अनवरुद्दीन के बाद उसका बेटा बना मोहम्मद अली। मोहम्मद अली जो था उसको भागना पड़ा, वो पहुंच गया त्रिची। त्रिची कहां पे है? केरला में। त्रिची पहुंच गया वहां पे, और चंदा साहिब जो था वो नवाब बन गया। तो जीत किसकी हुई? फ्रेंच लोगों की। फ्रेंच का आदमी अब चंदा साहिब नवाब बन गया यहां पे। अगले ही बैटल में जो नासिर जंग जो निजाम है वहां पे, उसकी भी डेथ हो जाती है, और वहां पे भी कौन बन जाता है? मुजफ्फर जंग। तो अभी यहां पे कौन जीत रहा है? फ्रेंच जीत रहा है। ठीक है, आप सोचिए अगर फ्रेंच जीत जाते तो हमारे ऊपर राज कैसा होता। फ्रेंच अगर जीत जाते ब्रिटिश से, आगे हम देखेंगे वो हार जाएंगे, तो हमारे ऊपर ब्रिटेन राज न करके फ्रेंच राज कर रहे होते, और हम शायद इंग्लिश न बोल के फ्रेंच बोल रहे होते। हाँ, जहां जहां फ्रेंच ने रूल किया, फ्रेंच पीपल ने रूल किया अफ्रीका में, जिन कंट्रीज में, वहां पे अभी भी फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती है। इवन इंडिया पौंडीचेरी में भी फ्रेंच बोली जाती है। तो ये कुछ अलग ही होता। तो ये तो हिस्ट्री की सोचने वाली बात है, लेकिन हम यहाँ पे अपने आप को लिमिट कर रहे हैं कि किस तरीके से ये वॉर चल रहे हैं, कौन जीत रहा है। तो अभी तक कौन जीत रहा है? फ्रेंच जीत रहे हैं। उसके दोनों लोग हैदराबाद में भी, मुजफ्फर जंग वहां पे अपना कब्जा कर चुका है, और चंदा साहिब यहां पे कब्जा कर चुका है। लेकिन हुआ क्या, जो मुजफ्फर जंग था वो कुछ टाइम में उसकी डेथ हुई। एक्चुअली ही वाज किल्ड। जिन लोगों ने नासिर जंग को मारा था उन्हीं लोगों ने मुजफ्फर जंग को मार दिया था। अब इतना हम इसके अंदर डिटेल में नहीं जाएंगे, बस ये हमें बताना चाहिए कि मुजफ्फर जंग की डेथ होगी। उसके बाद से फ्रेंच ने एक और सलाबत जंग था, उसका जो एक और बेटा था उसको बना दिया। ठीक है, इस समय अब त्रिची में वो अटैक कर दिया किसने? चंदा साहिब ने। चंदा साहिब कर्नाटक के नवाब बन चुका है, त्रिची पे अटैक कर दिया। बट त्रिची का जो फोर्ट था वो अभी भी मोहम्मद अली के अंडर में था। मोहम्मद अली कौन है? उसका बेटा, अनवरुद्दीन का बेटा। आप कंफ्यूज मत होना, लेकिन थोड़ा सा आपको एक दो बार ये देखना पड़ेगा। तो मोहम्मद अली फोर्ट पे बैठा हुआ है। चंदा साहिब ने अपनी पूरी सेना भेज दी, त्रिची पूरी अंडर कर लिया, लेकिन मोहम्मद अली अभी भी फोर्ट पे बैठा हुआ है। उसको अब सपोर्ट ब्रिटेन का सपोर्ट है। ठीक है, तो ब्रिटेन के सपोर्ट में अब सोच रहे हैं वो लोग क्या किया जाए। तो रॉबर्ट क्लाइव, जो बैटल ऑफ प्लासी में जिसने मीर जाफर को अपने साथ में कर लिया था, जिसे इस फोटो में देख सकते हो, ये रॉबर्ट क्लाइव है, उसने एक चालाकी करी। उसने क्या किया कि उसकी सेना, नवाब की सेना थी त्रिची पे, उसने अटैक कर दिया आरकोट पे, ये सोच के कि ये अपनी सेना को आरकोट पे भेजेगा, नवाब को भेजनी पड़ेगी। तो इसलिए उसने पीछे से जाके आरकोट पे अटैक कर दिया, जो कि कैपिटल थी कर्नाटक की, जो हम पहले बताया मैंने। इसकी वजह से उसने आरकोट पे कब्जा कर लिया, और ब्रिटिश जीत के आरकोट पे कब्जा कर लिया। तो नवाब एक तरीके से हार गया। फिर उसके बाद कई सारे वॉर आपस में चलते रहेंगे, फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में, चंदा साहिब इसके बीच में। तो उसके एक वॉर में चंदा साहिब की डेथ हो जाती, वो ही वॉज किल्ड। ठीक है, अब चंदा साहिब मर गया। आरकोट पे पहले से ब्रिटेन का कंट्रोल था, तो मोहम्मद अली को उन्होंने नवाब बना दिया चंदा साहिब के मरने के बाद, ब्रिटेन ने, ब्रिटिश लोगों ने। ठीक है, अभी इस समय क्या होता है कि फ्रेंच का जो गवर्नर था डुप्लेक्स, जो आप फोटो में देख सकते हो, वही एक बहुत ही एबल गवर्नर था। वही, उसी की वजह से फ्रेंच अभी तक वॉर जीत पाया था। फर्स्ट वॉर भी और सेकंड वॉर में भी वो काफी हद तक जीत चुके थे, लेकिन यहां पे अभी वो नवाब, ब्रिटेन का नवाब बन चुका है। आरकोट पर कंट्रोल हो गया ब्रिटेन का, ब्रिटिश लोगों का। बीच में क्या होता है, 1754 में फ्रांस का जो गवर्नर था उसको फ्रांस वापस बुला लेते हैं, और उसके बाद से एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी के बाद इंग्लिश और फ्रेंच पीपल ये डिसाइड करते हैं कि वो अब जो पॉलिटिकल अफेयर है, यहाँ के इंडिया के लोकल जो रूलर्स हैं उनके बीच में इंटरफियर नहीं करेंगे वो लोग कुछ भी, और सिर्फ अपना ट्रेड करेंगे। ये डिसाइड हुआ ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी से 1754 में। ठीक है, इस तरीके से सेकंड कर्नाटक वॉर खत्म हो गया। तो सेकंड कर्नाटक वॉर से क्या हुआ कि जो फ्रेंच जीतने वाले थे वो एक तरीके से बाद में हार गए, क्योंकि ड्यूप्लेक्स को वापस बुला लिया। कर्नाटक में कौन राजा बना, नवाब बना? मोहम्मद अली बना, जो कि ब्रिटेन की मदद से बना था। राइट, अब थर्ड कर्नाटक वॉर।
थर्ड कैनेटिक वॉर का भी जो कॉज था वो इंडिया में नहीं था। एक 7 years ऑफ वॉर यूरोप में स्टार्ट हुआ 1756 में, जो कि यूरोप में इसका कारण था। साथ ही साथ नॉर्थ अमेरिका में भी 7 year वॉर हुआ फ्रेंच और इंग्लिश लोगों के बीच में, उसका यहां पे भी असर देखने को मिला। तो 1757 में वॉर क्या चल रहा था? बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी जिसमें कि फ्रेंच ने सपोर्ट किया था वहां के नवाब को, बंगाल के नवाब को, लेकिन जीता कौन था? क्लाइव की वजह से मिर्जाफर को अपने साथ कर लिया था तो रॉबर्ट क्लाइव ने, तो ब्रिटेन की फोर्सेस वहां जीत की थी। तो वहां का जो फ्रेंच कंपनी की जो वहां पे चंद्रनगर में उनकी जो ट्रेडिंग पोस्ट थी उसको कैप्चर कर लिया था ब्रिटिश फोर्सेस ने, जिसकी वजह से फ्रेंच क्या करेगा, यहां साउथ में सेंट डेविड फोर्ट को कैप्चर कर लेगा। सेंट डेविड फोर्ट का नाम है, किला है जहां पे उसकी ट्रेडिंग पोस्ट है, उसी को किला बना लेते थे। वहां पे आर्मी रहेगी जो कि कहां पे थी? मद्रास के पास में कुद्दलोर जगह है वहां पे थी, ठीक है। उसको कैप्चर कर लिया फ्रेंच ने यहां साउथ में। उस जो आर्मी मेजर था उसका नाम था काउंटी लैली नाम था। उसके बाद उसने मद्रास पर भी अटैक कर दिया और मद्रास को भी कैप्चर कर लिया, जो आप ये फोटो में देख सकते हो। साउथ में यहां फ्रेंच ने इंग्लिश पर अटैक करके ये कर लिया। अब ऑब्वियसली अब ब्रिटिश लोगों को वॉर लड़ना पड़ेगा, उनको अटैक करना पड़ेगा, तो उन्होंने अटैक किया और मद्रास को डिफेंड किया अच्छे से। सर आयर कूटी जो थे, जो इस समय मेजर था, इस समय क्लाइव जो है वो वापस चला जाता है। तो आयर कुटी ने वॉर लड़ा और जो बैटल लड़ा, बैटल का नाम था बैटल ऑफ वेंडिवर्स, जो कि एक हिंदी में वेंडिवर्स एक जगह है मद्रास के पास में ही। तो बैटल ऑफ वेंडिवर्स हुआ 1760 में। इसमें कि फ्रेंच पूरी तरह से हार गए, इवन पौंडीचेरी भी चला गया, लेकिन वॉर होता रहा, मतलब काफी टाइम तक छोटे छोटे वॉर होते रहेंगे, पर पौंडीचेरी भी हार गया था। फिर वॉर की एंड हुआ ट्रीटी ऑफ पेरिस। ट्रीटी ऑफ पेरिस कहां पे हो रही है? पेरिस में ट्रीटी हो रही है, क्योंकि वॉर की स्टार्टिंग भी किस वजह से हुई है? 7 year वॉर स्टार्ट हुआ यूरोप में, उसकी वजह से। इसलिए ट्रीटी अगर वहां पे हो रही है, जैसे कि फर्स्ट कैनेटिक वॉर में हुआ था, उसी तरह से यहां पे ट्रीटी हो रही है, ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763 में, उसकी वजह से ये वॉर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो 3 कैनेटिक वॉर हुए, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड कैनेटिक वॉर। अच्छा, इस ट्रीटी ऑफ पेरिस में यह डिसाइड हुआ कि जो चंदनगर और पौंडीचेरी था वो फ्रेंच को लौटा दिए गए, बट उनको रोक दिया गया कि अब आप आर्मी नहीं रख सकते हो, कोई भी ट्रूप्स नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। मतलब एक पूरी तरह से फ्रेंच को खत्म कर दिया। बस अब आप सिर्फ ट्रेड करोगे। पहले तो क्या बोला था कि आप इंटरफियर नहीं करोगे लोकल पॉलिटिकल अफेयर्स में, लेकिन अभी बोला कि आर्मी नहीं रखोगे। तो इससे ये डिसाइड हो गया कि यूरोपियन कौन सी पावर इंडिया में आगे जाके जीत सकती है। अभी जीती नहीं है, सिर्फ एक बैटल ऑफ प्लासी जीता है, जिसकी वजह से उनको दीवानी वहां का मिला है। अभी साउथ में यहाँ के जो लोकल रूलर्स ही अभी रूल कर रहे हैं, बट एक ब्रिटेन को एक पैरामाउंट यूरोपियन पावर बना दिया इंडिया में, और ये क्लियर हो गया कि अब ब्रिटेन का इंडिया में कॉलोनियल रूल जो होगा वो स्टेब्लिश हो जाएगा। कोई और यूरोपियन पावर उसको अब अपोज करने के लिए नहीं है। ये इसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस था। तो ये इंपॉर्टेंस है 3 कैनेटिक वॉर्स का, एक किस तरीके से जो हम पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से जो ब्रिटेन है वो कैसे इंडिया के ऊपर रूल किया धीमे धीमे। तो उसमें बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर हम अच्छे से पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, और इस वीडियो में पढ़ रहे हैं कैनेटिक वॉर्स। कैनेटिक रीजन हमें पता चल चुका है। कैनेटिक वॉर्स में मेनली ब्रिटेन और फ्रेंच लोगों के बीच में लड़ाई है। सेकेंड कैनेटिक वॉर में थोड़ा सा वो रहता है, प्रॉक्सी वॉर रहता है कि कैसे निजाम जो था हैदराबाद का, उसके सक्सेशन वॉर में एक साइड ब्रिटेन, एक साइड फ्रेंच पीपल हो जाते हैं। सिमिलरली नवाब जो कैनेटिक रीजन नवाब रहेगा उसमें एक साइड फ्रेंच, एक साइड ब्रिटेन पीपल हो जाते हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ डिस्कस करेंगे क्या कारण थे, फ्रेंच क्यों हार गए, ऐसा क्या था कि ब्रिटिश जो थे वो जीत गए। तो कुछ जो कॉजेज हैं, रीजन है, वो हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। एक तो इंपॉर्टेंट कॉज है कि ब्रिटिश के पास एक बेटर नेवी थी, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ब्रिटेन जो था एक आइलैंड था। आइलैंड होने की वजह से ब्रिटेन
ब्रिटेन के पास उसको जरूरी था एक नेवी डेवलप करना, तो उसकी नेवी स्ट्रांग थी। बाकी ब्रिटेन को जो यूरोप के अंदर की जो लड़ाइयां थी उसमें कभी इन्वॉल्व नहीं होना पड़ा। फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ये सब, नीदरलैंड, डेनमार्क, ये सब जो आपस में लड़ते रहते थे, स्पेन, उसमें इसको इंटरफियर करने की, उतनी सीधा फाइट करने की जरूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि अलग था, तो स्टेबिलिटी रहती थी। अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है अपने यहाँ पे, अच्छे तरीके से ट्रेड कर सकता है बाहर, इसलिए इसकी नेवी भी स्ट्रांग थी। दूसरा, बैटल ऑफ प्लासी जीतने की वजह से, थर्ड वॉर होने से पहले बैटल ऑफ प्लासी जीता, तो वहां से इसको सप्लाई मिलना आसान था थर्ड वॉर जो हुआ था उसमें। जबकि फ्रेंच के पास तो सिर्फ पौंडीचेरी था, ठीक है, तो उनको तो अलग से बाहर से सप्लाई मिल नहीं पाई, ये एक बहुत बड़ा कारण था। फिर ब्रिटेन के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट थी, ट्रेडिंग पोस्ट, लेकिन आर्मी भी यहाँ रहती थी, मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता। जबकि फ्रेंच के पास सिर्फ एक ही पौंडीचेरी था, तो इसका मतलब था कि अगर पौंडीचेरी कैप्चर हो गया तो उनके पास रिकवर करने का कोई मतलब नहीं था, जो कि हुआ। थर्ड बैटल में क्या हुआ था, बैटल ऑफ बैंडीवर्स में पौंडीचेरी भी कैप्चर कर लिया था। तो पौंडीचेरी भी कैप्चर कर लिया तो अब फ्रेंच के पास कहाँ से कुछ करें, और फ्रेंच को जो बाहर से सप्लाई मिलनी चाहिए, 7 ईयर ऑफ वॉर लड़ रहे थे, नॉर्थ अमेरिका में भी लड़ रहे थे, तो फ्रेंच को वहां पे भी अपनी सप्लाई भेजनी थी, तो यहाँ पे उतना अच्छे सप्लाई नहीं कर सके। फिर सबसे बड़ा जो हुआ था, डुप्लिक्स को वापस बुला लिया था। सेकंड जो बैटल हुआ था उसको डुप्लिक्स को वापस बुला लिया था। ये एक बहुत बड़ा कॉज माना जाता है कि उसके जितने अच्छा कमांडर, गवर्नर फिर फ्रेंच के पास नहीं था जो लड़ाई लड़ने के लिए अपनी स्ट्रेटजी बना सके। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये 3 वॉर हुए। तो अभी देखते हैं एंग्लो मैसूर वॉर्स। तो कर्नाटक के बाद में ये जो कर्नाटक रीजन है, ये का जो नवाब है वो सीधा सीधा किसके कंट्रोल में काम कर रहा है, कंपनी के कंट्रोल में काम कर रहा है, ब्रिटिश कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में काम कर रहा है। बाकी नॉर्दर्न सरकार जो है, ये जो एरिया है वो निजाम से एक ट्रीटी करेंगे ब्रिटिश पीपल, उसकी वजह से इनको मिल जाएगा। बाकी मैसूर के बारे में हम यहाँ पे पूरा, हम 4 वॉर्स हुए थे मैसूर और इंग्लिश पीपल के बीच में, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे किस तरीके से मैसूर जो था पूरा एरिया ब्रिटिशर्स के अंडर में आ गया। प्लासी और बक्सर के बाद में तो बंगाल, अवधि आ गया। अभी साउथ में कैसे पूरा ये एरिया कंट्रोल में आ जाएगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ब्रिटिश के अंडर में। ठीक है, तो निजाम यहाँ पे, ये मराठास और ये मैसूर जो रीजन है, इनके आपस में भी नहीं बनती थी, आपस में भी लड़ते रहते थे। बाकी ये जो नवाब था यहाँ का, इससे हैदर अली की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। अब पहले हैदर अली कौन है, मैंने हैदर अली का नाम लिया, उसके बारे में बताना पड़ेगा। तो पहले मैसूर के बारे में पता कर लेते हैं। मैसूर जो है वहां पे वौदिया डायनेस्टी रूल कर रही थी, जो कि डायनेस्टी डेवलप हुई यहाँ पे। पहले एक विजयनगर एम्पायर था पूरे एरिया में, विजयनगर एम्पायर था जो कि हिंदू रूलर का था, विजयनगर एम्पायर, जो कि मेडिवल हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं उसके बारे में। एक बैटल हुआ था, बैटल ऑफ टेलीकोटा, जो कि विजयनगर एम्पायर और डेक्कन सल्तनत के जो यहाँ पे जो रूलर्स थे, मुस्लिम रूलर्स, उनके बीच में एक अलायंस था। उन्होंने हराया था विजयनगर एम्पायर को, उसके जो राजा था उस समय का, उसको 200 साल पहले। तो उसके बाद से ये मैसूर किंगडम बना, जो कि अभी इंडिपेंडेंट था, जहां पे वौदिया डायनेस्टी रूल कर रही थी। उसी की सेना में एक सैनिक था हैदर अली, जो कि हॉर्समैन था इनफैक्ट। वो धीमे धीमे सीधा कहां पहुंच गया, कमांडर इन चीफ तक पहुंच गया। किस वजह से पहुंच गया, एक तो ऑब्वियसली काफी स्किलफुल था, अच्छी स्ट्रेटजी बनाता था, अच्छी लड़ाई लड़ता था, बाकी कुछ जुगाड़ से, उसके बारे में हम यहाँ पे इतना डीपली नहीं पढ़ेंगे। बस इतना कि हैदर अली जो था एक नॉर्मल पर्सन था, एक आम आदमी था, और वो कहां तक पहुंच गया, कमांडर इन चीफ तक पहुंच गया। और राजा कौन था, कृष्ण राजा वोदियार था वहां उस समय पे, 1760s की बात कर रहे हैं। लेकिन रूल जो था वो हैदर अली के अंडर ही था। राजा जो था सिर्फ एक पपेट की तरह था, कठपुतली था। रूल जो डिसीजन जो लेता था वो लेता था हैदर अली। इसलिए हम आगे जब वॉर्स के बारे में पढ़ेंगे, एंग्लो मैसूर वॉर्स, तो बार बार हैदर अली का नाम आएगा। हैदर अली और इंग्लिश लोगों के बीच में ये वॉर्स हैं। अभी हैदर अली की, जैसे मैंने बताया, कर्नाटक का जो नवाब था मोहम्मद अली, उससे बनती नहीं थी। दूसरा, हैदर अली को इंग्लिश लोग भी पसंद नहीं थे, उसको था कि इंग्लिश जो है उसके ऊपर कंट्रोल करना चाहेंगे। उसको पता था कि वॉर्स हुए हैं, कर्नाटक वॉर्स में किस तरीके से उसने उसको कंट्रोल किया है। लेकिन उसको अपनी सेना को मजबूत बनाना था, सेना को और मॉडर्नाइज करना था, इसलिए उसने क्या, फ्रेंच की मदद ली, फ्रेंच लोगों की मदद ली। इतना तो क्लियर हो गया था कर्नाटक वॉर्स का और प्लेसी वॉर्स के बाद में
कि इंग्लिश जो है उनके पास अच्छी ट्रेनिंग है, अच्छे तरीके, अच्छे स्ट्रेटजी, अच्छे से वॉर्स लड़ना जानते हैं, जबकि इंडियंस रूलर्स थे वो अभी पुराने तरीके से वॉर्स लड़ रहे थे, आर्म्स भी उनके पुराने थे। इसलिए उसने फ्रेंच की मदद ली अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज करने के लिए। बाकी उसने क्या किया कि मराठास ने कुछ मैसूर से कुछ टेरिटरी कब्जा कर रखी थी। मराठास जो थे बहुत वॉर्स लड़ते थे, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, मराठास के बारे में आगे पढ़ेंगे कैसे एंग्लो मराठास वॉर हुए। पहले हम एंग्लो मैसूर वॉर्स पढ़ रहे हैं, राइट। तो मराठा से टेरिटरी रिकवर कर ली, इसलिए मराठास उसके एक तरीके से दुश्मन हो गए। अब हम पढ़ रहे हैं कि बैकग्राउंड में क्या, पहले क्या हुआ, वॉर्स क्यों होगा। दूसरा, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, निजाम के हैदराबाद से एक ट्रीटी की जिसमें नॉर्दर्न सिरकार ले लिया, जो कि मैंने बताया आपको पहले मैप में, और बोला कि हम हैदर अली से आपको बचाएंगे। निजाम को बोला कि प्रोटेक्ट करेंगे, किससे, हैदर अली से। तो हैदर अली, निजाम, मराठास और इंग्लिश, ये चार लोग हैं। ये चार लोग आप आगे हम देखेंगे कि कभी मराठास और निजाम कभी हैदर अली के साइड हो जाएंगे और कभी मराठा और निजाम इंग्लिश लोगों की साइड में हो जाएंगे। अभी पहले क्या होगा कि ये तीनों कौन कौन, निजाम, मराठास और इंग्लिश, ये तीनों आपस में एक एलाई बनाएंगे, एक मोर्चा बनाएंगे और हैदर अली पर वॉर ठोक देंगे, वॉर कर देंगे। ठीक है, कारण हमने डिस्कस कर ही लिए। हैदर अली को मोहम्मद अली नवाब था कर्नाटक, उससे डिस्प्यूट था, और नवाब जो कर्नाटक किसके अंडर में था, ब्रिटिशर्स के अंडर था। ब्रिटिशर्स को उसकी हेल्प करनी थी। एक और जो इमीडिएट कॉज होता है ना किसी भी वॉर में, तो इमीडिएट कॉज इस वॉर में था कि ब्रिटिशर्स ने वेल्लोर में एक फोर्ट बना लिया, जो कि वेल्लोर जो हैदर अली के एरिया में आता था। वेल्लोर फोर्ट बनाया जो उसको पसंद नहीं था। अब उससे पता चलेगा यहाँ पे पहले फोर्ट बना रहे हैं, फिर धीमे धीमे अपना कब्जा कर लेंगे। इसलिए उसको था कि इन ब्रिटिशर्स को तो हराना पड़ेगा, वॉर तो लड़ना ही पड़ेगा। लेकिन पहले निजाम, मराठा और इंग्लिश, इन्होंने ही वॉर हैदर अली के ऊपर थोप दिया। अब हैदर अली को पता था कि ये तीनों से वॉर जीतना तो मुश्किल है, इसलिए उसने चालाकी की। क्या किया कि मराठास को और निजाम को ये आश्वासन दिया कि वॉर में आप मेरे साइड हो जाइए या न्यूट्रल हो जाइए, और बाद में जो टेरिटरी में जीतूंगा वो आपको दे दूंगा या पैसे दे दूंगा। इनफैक्ट मराठास को कुछ 30 लाख रुपए दिए थे, और मराठा निजाम किसके साइड हो गए, हैदर अली के साइड में हो गए। और निजाम और हैदर अली ने मिलकर अटैक कर दिया नवाब ऑफ ऑर्कड, जो कर्नाटक का नवाब है मोहम्मद अली, उस पर अटैक कर दिया, जो आप देख सकते हो इसमें। वॉर काफी टाइम तक चला, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। तो हैदर अली ने क्या एक चालाकी करी, उसने सीधा मद्रास पर अटैक कर दिया। मद्रास किसके अंडर था, सीधा मद्रास था ब्रिटिशर्स का। अब जो हैदर अली था उसके पास सेना ज्यादा बड़ी थी, तो वो कुछ सेना इधर उधर भेज सकता था। उसने क्या किया, मद्रास पर अटैक कर दिया। वॉर का कोई रिजल्ट निकल नहीं रहा था, कोई जीत नहीं रहा था, तो उसने मद्रास पर अटैक कर दिया। मद्रास पर अटैक करके क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स को प्रॉब्लम हो गई। मद्रास पे ब्रिटिशर्स की इतनी सेना नहीं थी, तो इसलिए उनको ट्रीटी करनी पड़ी। फिर 2 साल बाद 1767 से 69 में ट्रीटी हुई, जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ मद्रास, क्योंकि मद्रास पर ही हुई थी इसलिए। और इसमें ये डिसाइड हुआ ट्रीटी में कि जितनी टेरिटरी जीती है दोनों ने एक दूसरे के, मतलब जो वॉर्स कई सारे लड़ रहे थे बीच में, छोटे छोटे बैटल्स होते हैं, वॉर जो मैंने बताया कि वॉर एक पूरा कई सारे बैटल्स को मिला के वॉर बनता है, राइट। तो बैटल्स कई सारे बैटल्स होते हैं, उसमें कहीं पे कोई किसी टेरिटरी जीत रहा है, कहीं पे कहीं कोई किसी की टेरिटरी जीत रहा है। तो ट्रीटी ऑफ मद्रास में ये डिसाइड हुआ कि आप अपनी जो टेरिटरीज हैं वो एक दूसरे को वापस कर दी जाएंगी, राइट। एक और चीज ये डिसाइड हुई कि अगर ये किसके बीच में डिसाइड हो रहा है, हैदर अली और ब्रिटिशर्स के बीच में, कि इन एनी केस अगर हैदर अली की लड़ाई होती है मराठास से या निजाम से, तो इंग्लिश उसकी हेल्प करने आएंगे, या इंग्लिश की अंग्रेजों की लड़ाई होती है मराठा और निजाम से, तो हैदर अली हेल्प करने आएगा। ये मतलब एक अच्छे तरह से दोस्ती हो गई एक तरीके से, ट्रीटी मद्रास। लेकिन हैदर अली को पता था कि इंग्लिश को अल्टीमेटली कब्जा मेरे ऊपर ही करना है। लेकिन हुआ क्या नेक्स्ट, कि मराठास ने अटैक कर दिया मैसूर पर 1771 में। ये ट्रीटी हो गई 69 में, 2 साल बाद मराठास ने अटैक कर दिया। लेकिन ब्रिटिशर्स ने हैदर अली को सपोर्ट करने से मना कर दिया, हेल्प करने से मना कर दिया। तो हैदर अली को हेल्प लेनी पड़ी किसकी, फ्रेंच की। फ्रेंच को माहे जो पोर्ट था, मलाबार को पोर्ट पे जो हमने यहां देखा था, ये वाला जो है, ये पोर्ट
फ्रेंच के अंडर था। इस पोर्ट से सप्लाई मंगाने के लिए, आर्म्स वगैरह के लिए उसकी फ्रेंच की हेल्प ली, राइट। और उसने क्या किया कि सीधा सीधा पैसा दे दिया मराठास को कि आप पैसे रखिए और वापस जाइए, शांति रखिए। लेकिन आगे सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर क्या क्यों होगा उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि फ्रेंच की मदद ली इसने मराठा से लड़ाई लड़ने के लिए हैदर अली ने। जैसे मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि नॉर्थ अमेरिका में फ्रेंच और अमेरिका के बीच में, फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में लड़ाई चलती रहती थी। 1778 में क्या हुआ कि अमेरिकन जो लोकल वहां के जो लोग थे उन्होंने अपने इंडिपेंडेंस के लिए वॉर लड़ना स्टार्ट कर दिया। उसमें वो फ्रेंच लोगों की हेल्प लेते थे और वॉर इंडिपेंडेंस किसके खिलाफ था? ब्रिटिश लोगों के खिलाफ। ये हम वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री में किस तरीके से वहां पे कॉलोनीज बनाई और ब्रिटिश लोगों ने अमेरिका में कैसे कॉलोनीज बनाई और कैसे वहां के लोकल रूलर्स थे वो फिर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, मतलब ब्रिटेन के डायरेक्ट रूल के अगेंस्ट हो गए और वो इंडिपेंडेंस चाहते थे। उसमें उन्होंने फ्रांस की मदद ली। अब वहां पे लड़ाई चल रही है तो यहां पे भी ब्रिटिश को था कि यहाँ पे फ्रेंच जो है उनसे हमें यहाँ पे भी कब्जा करना है, मतलब फ्रेंच को यहाँ पे भी हराना है, इंडिया में भी। इसलिए इंग्लिश लोगों ने क्या किया, माहे पे अटैक कर दिया 1779 में। अभी हैदर अली पर अटैक नहीं है, किस पे किया? माहे पर अटैक किया। अब माहे किसके? मैसूर के रूलर के अंडर में आ रहा है और उस पर डिपेंडेंट है एक तरीके से। तो हैदर अली को लगा कि ये सीधा उसकी अथॉरिटी को चैलेंज किया है और उसे एक मौका भी मिल गया ब्रिटिशर्स से वॉर लड़ने का। उसे पता था कि वॉर तो लड़ना ही पड़ेगा ब्रिटिशर्स को हराना है। तो इसने क्या किया, इस बार निजाम और मराठा से पहले ही खुद ने अलायंस कर लिया। पहले वॉर में किसके अलायंस था? ब्रिटिशर्स का अलायंस था। देखो मराठास और निजाम के साथ में। यहां पे किसका अलायंस है? हैदर अली के साथ अलायंस है। किसका? निजाम और मराठास का। सेकेंड वॉर की बात हो रही है, ठीक है। और कॉज जो था, इमीडिएट कॉज यहां पे क्या है? माहे पे अटैक किया किसने? ब्रिटिशर्स ने। क्यों? क्योंकि उनकी लड़ाई चल रही थी अमेरिका में, इसलिए। जिसको हैदर अली ने सोचा कि मेरे ऊपर अटैक किया और हैदर अली ने क्या किया कि अटैक किस पर करेगा? वो एयरकोट पे अटैक करेगा। अब उसकी लड़ाई एयरकोट से भी है, एयरकोट का नवाब है, उससे भी लड़ाई है। उस पर अटैक कर दिया 1780 में। इस समय क्या था, एक टीपू उसका बेटा था हैदर अली का, वो अब वॉर्स में वो भी काफी निपुण था, काफी स्किलफुल था। वो एक बैटल लड़ा, बैटल ऑफ पॉलीलोर। उसमें उसने बहुत बुरी तरह से हराया ब्रिटिशर्स को, टीपू ने। लेकिन एक नेक्स्ट बैटल हुआ, बैटल ऑफ पोर्टो नोवो। बैटल ऑफ पोर्टो नोवो में हैदर अली को हरा दिया ब्रिटिशर्स ने। ऐसे कई सारे वो हरा दिया, लेकिन उसके बाद भी वो बैटल लड़ता रहा। ये दो फेमस बैटल हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो कई सारे बैटल होते थे, जैसे अभी पिछले भी मिनट मैंने बताया। लेकिन 1782 में क्या हुआ, हैदर अली मर गया। हैदर अली मर गया 1782 में कैंसर की वजह से। लेकिन फिर भी टीपू फाइट करता रहा अगले 2 साल तक। उसका कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा था वॉर का। लेकिन ब्रिटिशर्स काफी कमजोर हो गए थे। 4 साल की लड़ाई के बाद ब्रिटिशर्स काफी कमजोर थे। तो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुई 1784 में, और इसमें ये डिसाइड हुआ, ट्रीटी में से, पिछले ट्रीटी में भी क्या डिसाइड हुआ, जो भी कैप्चर टेरिटरी थी वापस ले लो। अगर कोई कंक्लूसिव डिसीजन नहीं आता किसी वॉर में, तो जनरली ट्रीटी में क्या होगा, यही होगा कि जितना हमने जीता है वो आप एक दूसरे को वापस कर दो। लेकिन ये ट्रीटी लास्ट ऐसी ट्रीटी थी जिसमें कि किसी इंडियन रूलर ने टर्म्स को डिक्टेट किया। टर्म्स को डिक्टेट करने का मतलब है कि उसने जो चाहा वो हुआ। तो उसने बोला कि सारी की सारी कैप्चर जो टेरिटरी है वो हमें चाहिए, ठीक है। एक और उसने ये बोला कि अब हमारा वॉर जो होगा, अगर मैसूर का वॉर होता निजाम या मराठास से, उसमें ब्रिटेन पार्टिसिपेट नहीं करेगा, राइट। जो कि उन्होंने ये बात मानी जब नेक्स्ट वॉर हुआ मराठा एम्पायर और निजाम के बीच में। उसमें 1785 में उसमें इंग्लिश लोगों ने इंटरफियर नहीं किया। लेकिन ऐसा तो रुकेगा नहीं, उनको फिर कुछ टाइम बाद वो रिकूप कर लेंगे, अपने आप को फिर से स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, फिर वॉर लड़ेंगे, जो हम देखेंगे आगे कैसे थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होता है, राइट। तो ये फर्स्ट 2 वॉर हो गए जिसमें किसकी जीत हुई है? हैदर अली और टीपू की। ये जो आप देख रहे हो टीपू है, टीपू जीत के अपने कैपिटल में वापस आ रहा है। श्रीरंगपट्टनम कैपिटल है उसकी, राइट। अब हम देखेंगे थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। वो क्यों होता है? वो ऐसे होता है कि टीपू का डिस्प्यूट हुआ त्रावणकोर से। ये जो अभी हम केरल बोलते हैं करंट टाइम में, ये त्रावणकोर का एक राजा था।
वहाँ पे अलग अपना रूल चल रहा था। ये त्रावणकोर जो था उसकी अच्छे टर्म्स थे ब्रिटिश के साथ, इनफैक्ट ब्रिटिश के काफ़ी कंट्रोल में ही था, वो फ्रेंडली स्टेट था। इस त्रावणकोर के रूलर से टीपू की डिस्प्यूट हो गया, तो अब इंग्लिश लोगों को कुछ बस मौका चाहिए था, कैसे भी महसूस लड़ाई लड़नी है, वॉर लड़ना है। क्योंकि देखो आप इस एरिया में देख सकते हो, ये जो त्रावणकोर है ये ब्रिटिश का फ्रेंडली स्टेट है, ये पूरी तरह से उसके अंडर में है, ये आ गया। अब उनको क्या कैप्चर करना है, यही कैप्चर करना है, राइट। बाद में निजाम से भी वो सब्सिडी अलायंस कर लेंगे, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे सब्सिडी अलायंस क्या होता है। और फिर हम बाद में पढ़ेंगे मराठा वॉर्स, तो फिर ऐसे मराठा के ऊपर वो अपना कब्जा कर लेते हैं ब्रिटिश लोग, जो है कंपनी, राइट। तो 1790 में गवर्नर जनरल था बंगाल का लॉर्ड कॉर्नवालिस, उसने वॉर डिक्लेयर कर दिया 1790 में टीपू के ऊपर। तो पहले तो टीपू हारा, ठीक है, पहले हारा, उसको वापस वॉर में पीछे हटना पड़ा। और फिर इंग्लिश ने सीधा उसकी कैपिटल श्रीरंगपट्टनम है उसके ऊपर अटैक कर दिया। तो इनफैक्ट मतलब हार ही गया वो, ये बैटल थर्ड बैटल में हार गया। बाकी हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्या क्या बैटल हुए, बहुत कई सारे छोटे छोटे बैटल होते हैं। तो 2 साल तक ये लड़ाई 1792 में। कॉज हमें पता ही है, त्रावणकोर वाला कॉज था। इसमें टीपू हार गया, इनफैक्ट टीपू को अपनी आधी टेरिटरी देनी पड़ी। ये आप देख सकते हो, ये जो टेरिटरी देख रहे हो ये ब्रिटिश, ये इनको देनी पड़ी। ये कुछ एरिया निजाम को दे दिया क्योंकि निजाम ने हेल्प की थी ब्रिटिशर्स की, और ये एरिया मराठास को दे दिया। ये बचा टीपू के पास। साथ ही टीपू को 3 करोड़ रुपए देने पड़े एज अ कंपनसेशन वॉर का। असल में अगर वॉर, जैसे पहले 2 वॉर तो कंक्लूसिव नहीं थे, इसलिए उसमें ऐसा नहीं था कि वॉर का हर्जाना देना पड़ेगा हारने वाले को। लेकिन इसमें क्या था, टीपू हारा था एकदम अच्छे से, इसलिए वॉर का हर्जाना, पूरे वॉर का हर्जाना देना पड़ा टीपू को, ब्रिटिशर्स को। 3 करोड़ था लगभग। साथ ही उतना पैसा उसके पास था नहीं, तो धीमे धीमे देना था। ये 2 बेटे उसको अपने सरेंडर करने पड़े। देखो अंग्रेज लोगों ने क्या किया, उसके 2 बेटे हैं, ये जो देख रहे हो आप इसमें, इन दोनों को उसको सरेंडर करना पड़ा कि जब तक पैसे वापस नहीं करेगा तब तक ये बेटे रहेंगे ब्रिटिशर्स के पास, जो कि उसने पैसे वापस कर दिए थे और वो आ गया था। लेकिन टीपू कहाँ हार मानने वाला था। टीपू ने फिर धीमे धीमे, ये 1792 में ये वॉर खत्म हुआ थर्ड, तो काफ़ी टाइम था, उसने धीमे धीमे अपने आप को और स्ट्रॉन्ग किया, उसने मॉडर्नाइज किया। फ्रेंच लोगों के साथ उसने बहुत अच्छे रिलेशंस बनाए, नेपोलियन के साथ भी रिलेशन बनाए। बाकी उसने कई सारे कंट्रीज में अपने लोगों को भेजा, अच्छे रिलेशन बना के सके बाहर के लोगों से। नेवी को अपने को स्ट्रॉन्ग किया, रॉकेट्स बनाए उसने, रॉकेट्स जो कि सबसे पहले इंडिया में इंडियन रूलर ने यूज किए, वो टीपू ने ही यूज किए रॉकेट्स। वॉर में, थर्ड वॉर में भी यूज किए थे, इनफैक्ट सेकंड जो वॉर था उसमें बैटल ऑफ पॉलीलोर था, उसमें भी यूज किए थे। तो काफी कुछ उसने स्ट्रॉन्ग किया, काफी अच्छे करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी फोर्थ जो वॉर होगा उसमें भी वो हार ही जाएगा। 1796 में क्या हुआ कि जो रूलर था, जो उस समय कृष्ण राजा वोदियार था, वो उसकी डेथ होगी। उसके बाद से टीपू ने कहा कि अब नाम का भी राजा नहीं होगा, मैं ही राजा हूं, खुद को सुल्तान बना दिया। पहले क्या था, रूलर रहता था लेकिन कमांडर जो रहता था उसी के हाथ में सारे डिसीजंस थे, लेकिन अभी सीधा सीधा वो राजा भी बन गया, राइट। अभी क्या हुआ था कि ब्रिटिश ने जो कॉर्नवालिस था, जो मैं थर्ड वॉर में भी था कॉर्नवालिस, वो एक लेके आया कि सब्सिडी अलायंस के तरीका उसने अपनाया, जिससे कि इंडिया के जो रूलर्स हैं उनको कंट्रोल कर सके, जो स्टेट है उनको कंट्रोल कर सके। ये सब्सिडी अलायंस क्या था, थोड़ा सा मैं बता देता हूं ब्रीफ में। सब्सिडी अलायंस ये था कि जो रूलर्स थे उनको ये तो पता चल चुका था कि ब्रिटिश और फ्रेंच जो पीपल हैं उनके पास अच्छी तकनीकें हैं वॉर लड़ने के, अच्छे आर्म्स हैं। इसलिए इस सब्सिडी अलायंस में क्या था, ब्रिटिश क्या करते थे कि हम प्रोटेक्ट करेंगे आपके स्टेट को, लोकल जो राजा है उसको बोलेंगे आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपको बस क्या करना है, हमारी जो सेना है, सेना रखने का खर्चा देना पड़ेगा। दूसरा, एक इंग्लिश रेजिडेंट रहेगा आपके स्टेट में, जो कि आपको बताएगा, एडवाइस करेगा एक तरीके से क्या डिसीजन लेना है वॉर में, क्या नहीं लेना है अगर लड़ाई होती है तो। तीसरा, कोई और यूरोपियन को आप अपने कोर्ट में रख नहीं सकते हो, किसी और यूरोपियन की हेल्प नहीं ले सकते हो। इससे क्या होता था कि अगर फ्रेंच अगर आप हेल्प भी करना चाहते हो कर नहीं पाएंगे। ये कंडीशंस रखते थे सब्सिडी अलायंस में कि हम प्रोटेक्ट करेंगे आपको, राजा को, लेकिन सेना का पूरा खर्चा उठाना पड़ेगा, बाहर का कोई यूरोपियन आपके यहाँ रह नहीं सकता है, राइट, और हमसे बिना पूछे आप किसी से वॉर लड़ नहीं सकते हो।
उसके लिए एक रेजिडेंट रहेगा। ये सब चीज़ें, बाकी और भी डिस्कस करते हैं इसको हम आगे जब पढ़ेंगे, बाकी इतना जानना सफिशिएंट है। तो उसने कहा टीपू से, कॉर्नवालिस ने, कि आप भी कुछ सब्सिडी अलायंस आपको मानना पड़ेगा, नहीं मानोगे तो क्या होगा कि आपको वॉर लड़ना पड़ेगा। तो टीपू ने मना कर दिया, मैं नहीं सब्सिडी अलायंस रखूंगा, क्योंकि सब्सिडी अलायंस का मतलब इंडिपेंडेंस खत्म होना, तो फिर वॉर करना पड़ेगा। तो वॉर हुआ, फिर फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुआ 1799 में, जिसमें मराठा और निजाम ने फिर हेल्प की इंग्लिश लोगों की, जिसमें कि टीपू हार गया बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम में 1799 में। और जो टीपू की जो टेरिटरी थी वो किसके इसको मिल जाएगी, निजाम को दे दी कुछ टेरिटरी। ये जो देख रहे हो आप, ये वाला एरिया पहले ही आ गया थर्ड वॉर के बाद में, ये फोर्थ के बाद में ये वाला एरिया भी आ गया आप निजाम के अंडर, राइट। और मराठास को भी दिया था कुछ, तो ये पूरा ये एरिया उन्होंने रेड वाला ये अब खुद के अंडर रख लिया, डायरेक्ट खुद के अंडर। और मैसूर में क्या किया, जो वोदिया डायनेस्टी का कुछ जो राजा था उसका कोई बेटा होगा, उसको वहां पे बिठा दिया जस्ट नाम के लिए। तो ब्रिटिशर्स ना डायरेक्ट रूल नहीं करना चाहते थे। डायरेक्ट रूल करने का मतलब है, जैसे बैटल ऑफ प्लासी के बाद हमने डिस्कस किया था कि पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाना। तो क्यों करना, उनको सिर्फ पैसा कमाना था, उनका खुद का कंट्रोल करना था, ट्रेड अपना उनका खुद का रहे, इसलिए वो उनको पॉलिटिकल भी कंट्रोल करना था, राजाओं के ऊपर खुद का कंट्रोल करना था। तो राजाओं के ऊपर कंट्रोल कर लिया तो ट्रेड अपने एक तरफा ट्रेड रहेगा, जिनके ट्रेड पे उनके ऊपर टैक्स लगेगा नहीं, तो अपना पैसा कमाते रहेंगे। वही किया, इस तरीके से रूल किया। आगे फिर वो डायरेक्ट रूल भी करते गए। तो ये इस तरीके से ब्रिटेन कंपनी के अंडर ये पूरी तरह से ये वाला एरिया अब आ गया। निजाम भी सब्सिडी अलायंस कर लिया, त्रावणकोर भी हो गया, नॉर्दर्न सरकार ये तो डायरेक्ट रूल कर रहे थे, और ये वाला एरिया जो था कर्नाटक रीजन ये भी आ गया। अब बस बचे कौन, मराठास, ठीक है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, राइट। तो बच्चों कैसा लगा आपको, कमेंट्स में लिख के बताइए। बाय बाय।